दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हो। अब दिन प्रतिदिन आपका काम डाउन शुरू होने वाला है, क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ की डेट आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद हाँ इस दिन को मतलब हमें कुछ करना है या एग्ज़ाम देना है, तो फिर वो दिन एक एक दिन कम होता जाता है। अगर वही डेट नहीं आती है तो चलो यार कब पड़ जाए, आगे पड़ जाए और आगे चल जाए। लेकिन अब आपकी डेट फिक्स हो चुकी है कि 22 फरवरी को आपको जाके हिंदी का एग्ज़ाम लिखना है, और आप उस दिन कितना अपना दे सकते हैं जितना इधर पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक और लेखक की जीवन परिचय देखेंगे, और गद्य में आप इन दो, जो पिछले लेक्चर में देखा था और ये, इन दो लेखकों की अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं एकदम अच्छे से, तो जरूर से आपको इन्हीं में से किसी न किसी का मिल जाएगा। तो देखिए उसमें कभी कभी आपको ऑप्शन में कभी ऐसे देता है कि हाँ इनके जीवन परिचय लिखिए, कभी कभी आपसे कहेगा कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखिए। तो आपको इसमें थोड़ा सा विस्तार करना था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो हम कैसे लिखें। तो आज उस तरीके को भी हम देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय का सुन के ना ऐसे बच्चे डर जाते कि अब ये जीवन परिचय याद किए थे, अब ये साहित्यिक परिचय कहाँ से आ गया। तो भाई साहित्यिक परिचय कुछ और नहीं है, उन्होंने साहित्य के बारे में जो चीजें की हैं वही चीजें लिखना होता है कि मतलब वो किस किस के बारे में लिखे थे, तो वह क्या लिखे थे, क्या शोध किए थे, यही सारी चीजें आ जाती हैं कि मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में जब हिंदी साहित्य मतलब साहित्य के अंतर्गत गए तो उन्होंने क्या किया, क्या क्या किया। जैसे अपने जीवन में इंसान क्या क्या करता है, उसका जन्म हुआ, नाम मिला, कहाँ हुआ, ये सभी जीवन परिचय कहलाता है। और जो उनका कार्य होता है वो कहलाता है कि इनका साहित्यिक परिचय है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मतलब इनका जीवन परिचय मतलब देता ही है। तो इनका सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय, पहले जीवन के बारे में जान ले तभी तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ था। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल पहले आते हैं, मतलब ये चैप्टर होता है। देखिए 4-7 इसमें आपको इसी तरह से मिल जाएगा। तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो 1904 में हुआ है। और कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मेरठ जिला था और इनके गांव का नाम था खेड़ा। तो अब इस तरीके से ही लिखेंगे कि जब भी सन आए और कोई इंपॉर्टेंट स्थान आए, जैसे इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो उसे आप ब्लैक पेन से लिख के कामा या अंडरलाइन कर देंगे। नामक ग्राम में हुआ था। फिर इनके माता पिता मतलब ये गांव में थे लेकिन वो लखनऊ चले गए और वहीं पे रहते थे। तो बात कर जब इनके माता पिता वहां थे, यानी प्रारंभिक जो शिक्षा थी उनकी लखनऊ में हुई। फिर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, देखिए पिछली बार वो काशी गए थे अध्ययन के लिए, और ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल भी अपने अध्ययन के लिए काशी विश्वविद्यालय से बीए किया। और फिर ये लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। काशी से इन्होंने केवल क्या किया, बीए किया। फिर उसके बाद इनका जहाँ मतलब ये लखनऊ में रहते थे वहीं पे लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पे गहन अध्ययन किया था। इनका जो अध्ययन क्षेत्र मतलब अपने लाइफ में ये मतलब अपने मंजिल को पाने के लिए क्या क्या किए, तो इन्होंने पाली हो गई, संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई, इन सभी भाषाओं पे मतलब बहुत गहन अध्ययन किया। उनकी गहराइयों तक गए कि क्या क्या मतलब चीजें होती हैं। फिर उसके बाद आता है इनका साहित्यिक परिचय। अब इनका साहित्यिक परिचय क्या है, तो साहित्य में इन्होंने क्या किया वही सब है। तो बात करें तो अग्रवाल जी को हिंदी साहित्य में एक कुशल निबंधकार तथा साहित्य ग्रंथों के संपादक के रूप में जाना जाता है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे इन्होंने कई सारे चीजों का संपादन किया था, इन्हें संपादक और निबंध तो इन्होंने एक से एक लिखे थे। जैसे मतलब आप जो पढ़े होंगे उसमें भी कितने अच्छे से इन्होंने लिखा है। तो इसी तरह इन्होंने बहुत सारे जो निबंध लिखे थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे थे, इसीलिए इन्हें कुशल निबंधकार और संपादक माना जाता है। फिर इन्होंने पाणिनिकालीन भारत, इनका जो शोध था ना, ये पाणिनिकालीन भारत पे अपनी शोध किए, विषय पर ये शोध किए।
फिर इन्होंने वैदिक साहित्य, अब देखिए हिंदी साहित्य, फिर उसके बाद वैदिक साहित्य में मतलब ये पीछे भी गए कि मतलब पीछे की चीजें क्या हुई हैं, मतलब उसमें शोध करना, ये सारी चीजें। तो इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन पुराण, दर्शन पुराण और महाभारत, महाभारत सब पर इन्होंने बहुत सारे मतलब गहन अध्ययन करके लेख इन्होंने लिखा कि महाभारत में क्या चीजें हुई थी। निबंध के रूप में, लेख के रूप में इन्होंने इन सभी चीजों पे भी मतलब ये वैदिक साहित्य के अंदर और हिंदी साहित्य दोनों में अपना योगदान दिए थे। फिर उसके बाद भारतीय साहित्य और संस्कृति, जो भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्यक्षता के रूप में इनको मतलब इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रेड है। मतलब जब भी बात आती है ना कि हिंदी साहित्य मतलब भारत साहित्य संस्कृति के बारे में अगर किसी की बात की जाती है तो वहां पे आपके वासुदेव सरल अग्रवाल का नाम भी आता है। अग्रेड का मतलब ये उन नामों में जैसे कुछ देखिए, लेखक तो बहुत सारे हैं, रचनाकार बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जो उनका नाम आगे जाना जाता है। जब भी इस चीज की बात आती है, हाँ वो थे, मतलब इनसे रिलेटेड कर दिया जाता है। तो इसी तरह वासुदेव सरल अग्रवाल को भी जाना जाता है, ये बहुत एक प्रसिद्ध थे। फिर इनका जो जन्म था, अब इतना सारा इन्होंने किया तो इनका जो जन्म, अब देखिए जन्म तो आपको याद ही करना है। तो इनका जन्म तो मतलब जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ। अब इनकी जो मृत्यु थी, उनकी मृत्यु 1967 में 27 जुलाई को हो गई। देखिए ये जो है ना पद, देखिए मतलब ये वासुदेव सरल अग्रवाल, ये सारी मतलब ये लोग उतने नहीं, जैसे इधर आ जाते हैं द्विवेदी युग, छायावादी युग, तो इनका जीवन काल धीरे धीरे कम। अभी आप जाएंगे कबीर दास, सूरदास यानी भक्ति काल के लोगों की, तो वो बहुत वर्षों तक जिए। लेकिन अब जैसे देखिए दिन प्रतिदिन सबकी उम्र कम होती जाती है। हम लोग देखिए अभी हम लोग के दादा दादी बहुत दिन तक जीते हैं, फिर माता पिता उससे कम, फिर हम लोग की बात है तो भाई हम लोग अब पता नहीं कितने साल तक जी सकते हैं। ऐसे ऐसे एज तो क्या कम होती ही जा रही है। तो ये भी 4 और 1967 ईस्वी में 27 जुलाई को इनका निधन हो गया। तो आपको 1967 याद रखना है। अब ये जुलाई अगस्त तो थोड़ा सा चलता है इधर उधर, लेकिन आपको सन इधर उधर नहीं करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी रचना क्या है, तो जब वहां पे रचना के बारे में लिख देता है तो आपको रचना को और अच्छे तरीके से लिखना जाता है। और वासुदेव सरल जैसा कि ये कुशल हैं, मतलब कुशल निबंधकार संपादक थे, और इनका मतलब हिंदी साहित्य भारत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो इनकी रचनाओं को भी हम कुछ अच्छे तरीके से लिखेंगे कि मतलब इनके निबंध संग्रह क्या क्या थे, फिर इनने शोध किस पे किया था, फिर इनका संपादन क्या था। तो इनका जो निबंध संग्रह था, वागधारा, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, वेद विद्या, आप देखेंगे इसमें भारत में जो आधुनिक चला था वो भी, और वैदिक में भी ये गए हैं। तो इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य और वैदिक साहित्य दोनों के रूप में जाना जाता है। फिर इनका जो शोध था इसमें ही आया, तो शोध इनका भारत पाणिनिकालीन भारत था। फिर संपादन किसका किया था, तो पद्मावत और हर्षचरित का किया था। इन्होंने पद्मावत और हर्षचरित का संपादन किया। तो अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख के चले आते हैं तो 100% श्योर है कि आपको 5 में से 5 नंबर अगर की भी चांसेस है, और नहीं तो 4.5 तो आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन आपको कटपिट ना करते हुए इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर्स देख के तो मोहित हो जाए, भाई वो आधा नंबर काटने पे भी मतलब वो सोचे नहीं काट सकते इस बच्चे का, इसे तो 5 नंबर देना ही है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। देखिए आपको तैयारी एकदम ऊंचे लेवल की करनी है, भाई वहां तक नहीं पहुंचे तो कुछ तो जाएंगे। अब एक मान लीजिए कोई इंसान जंप करता है, अगर वो मतलब इतना ऊपर ही अपने ब्रेन में डाले, मतलब थोड़ी ही ऊंचाई अपने ब्रेन में कवर करे कि हाँ मैं इतना ही कूद सकता हूँ, तो वो उतना नहीं थोड़े से लेवल पे जाएगा। लेकिन वो ज्यादा ऊंचा करता है तो इतना जो माना था वो कर सकता है। तो इसी तरह आपके लाइफ में भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एकदम ऊपर लेवल तक सोचिए कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना मुझे लाना है, इतना लाया नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप उस लेवल की मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छी कैटेगरी का नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत तो हमेशा ऊपर की ही करनी चाहिए। तो इसी के साथ अब मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये जीवन परिचय आपको हेल्प मिली हो पढ़ने में, तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा भाई, ये आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वही हमें मोटिवेट करते हैं। और देखिए क्लासेस नहीं होती है ना तो सच में सबसे बुरा जो लगता है वो इधर ही लगता है कि हमने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया। और इस समय थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है कि क्लास इधर उधर मिस आउट हो जा रही है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम क्लासेस ले सकें। और बाकी अगर क्लासेस थोड़ी बहुत छूट जाए, गैप हो जाए, तो प्लीज़ दोस्तों दिल से सॉरी है, माफ़ करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आप लोग हमेशा अच्छे रहें, यही विशेष है।